हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो देखिए, हम लोग यहाँ पे रेल टेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका थर्ड रेल टेस्ट है। झारखंड में सब्जेक्टिव जो है आपको हर मंथ में टेस्ट होता रहता है, ठीक है। और ये रिवीजन पर्पज से काफ़ी अच्छा है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज कर सकिए। तो ये देखिए, क्लास 12 का मैथ का पेपर है और जनरली एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने तैयारी कर रखा है तो यहाँ पे आपको ट्राइगोनोमेट्रिकल इनवर्स, फंक्शन, मैट्राइसेस और कुछ कैलकुलस के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि आप लोगों ने इसको कैसे बनाया और क्या कहीं पे दिक्कत हो गई उसको भी हम लोग देखेंगे। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, और एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला सेक्शन है वो आप देख सकते हैं, सेक्शन ए, जिसमें कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, एक आपको जी दिया हुआ है और आपको पूछा है एफ ऑफ जी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपको जी ऑफ एफ पूछा है, ठीक है। अब देखो, एनसीईआरटी में ये चैप्टर हटा दिया है, कंपोजिशन का चैप्टर हटा दिया है, जो नया अपडेटेड एनसीईआरटी है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा है ना कि जो क्वेश्चन रेल में आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस भी आ जा रहा है, ठीक है। तो पर्पस हो सकता है इनका ये हो कि जो जेईई मेन या कंपटीशन वगैरह का एग्जाम है तो उसके लिए भी आप इन मेन चीज को जान लीजिए। तो चलो देखो, बहुत मुश्किल नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं और आप लोगों ने कैसे बनाया उस पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आपको फंक्शन दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है क्या, एफ दिया हुआ है, ठीक है। एफ क्या है? तो एफ दिया हुआ है 5 2, ठीक है, और आपको दिया हुआ है 6 3, ओके। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जी गिवन है। जी क्या गिवन है? जी मेरा गिवन है 2 5 एंड 3 6, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि जो हमको गिवन रहता है ना, तो इसमें इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि 5 का इमेज क्या है? 2 है। तो 5 का इमेज 2 किस में है? अंडर एफ, ठीक है। 6 का इमेज 3 है अंडर एफ, ठीक है। इसी तरीके से 2 का इमेज 5 है अंडर जी और 3 का इमेज 6 है अंडर जी। तो जी में जो इमेज है 2 का इमेज 5 है और 3 का इमेज 6 है। जब हम लोग इसको एफ में देखते हैं तो एफ में 5 का इमेज 2 है और 6 का इमेज 3 है, ठीक है। अब देखो, जो फॉग हो यहाँ पे जो एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी, जिसको हम लोग फॉग बोलते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हम एफ ऑफ जी में कोई हम एलिमेंट एक्स लें तो इसका मतलब होगा, ये क्या होगा? ये होगा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय डेफिनेशन सबसे पहले कौन आ रहा है? जी एक्स आ रहा है। जी एक्स आने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जी का मैपिंग देखना है। किसका मैपिंग देखना है? जी का मैपिंग, ठीक है। तो जी का मैपिंग अगर हम लोग देखें तो ये जी का मैपिंग है, ये वाला, ओके। अब इसमें देखिए, इसमें जो इनपुट वैल्यू है वो कौन है? तो वो है 2। तो हम लोग शुरू करेंगे 2 से, 2 लेंगे और क्या लेंगे? और हम लोग 3 लेंगे, क्योंकि यही इनपुट वैल्यू है, ठीक है। अब फिर हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। कुछ बच्चों ने ये मिस्टेक किया है कि यहां से स्टार्ट कर दिया है, मतलब 5 ले लिया है। तो एफ का तो अभी काम ही नहीं है, अभी तो पहले देखो अंडर ब्रैकेट अंदर में जी का काम होगा। तो डिफिनेशन अच्छे से समझ करके रखिए। एफ ऑफ जी क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स होता है, यानी सबसे पहले हम जी के मैपिंग का काम करेंगे, फिर हमको ओवरऑल क्या हो जाएगा? एफ का मैपिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे होगा? तो यहाँ पे एफ सबसे पहले क्या लेंगे हम? यहाँ पे एक्स क्या लेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स आप लीजिएगा 2 लीजिएगा और 3 लीजिएगा, ठीक है। कहाँ से ले रहे हैं? तो जो जी का इनपुट है, यानी पहला वैल्यू है, जो जी का डोमेन है, वही एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जी एक्स के लिए एंट्री क्या लेंगे? 2 लेंगे, ठीक है जी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ 2 लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स का वैल्यू क्या लिए? 2 लिए, तो एफ ऑफ जी 2 बन गया। अब देखो, एफ ऑफ जो जी 2 है, ठीक है, वो क्या है? तो 2 का इमेज 5 है, तो ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ 5 बन जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि जी में जो G2 का वैल्यू है, G2 का वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जी में 2 का इमेज क्या है? तो जी में 2 का इमेज 5 है, तो इस पूरा G2 का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। अब देखो, ये बन गया F5। तो अब आपको जाना है F में और देखना है कि इस 5 का इमेज क्या होगा। देखिए, F में आ गए, F में 5 का इमेज क्या है? 2 है, इसका वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। बात समझिए। तो देयरफॉर सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि एफ ऑफ जी 2, सबसे पहले हम किस पे काम किए? इस 2 पे काम किए, ठीक है। क्योंकि एफ ऑफ जी का डोमेन क्या होगा? बाद वाला, जो बाद वाला फंक्शन है ना, उसका जो डोमेन है, इसका डोमेन क्या है? 2 और 3, तो यही एफ ऑफ जी का डोमेन हो जाएगा। तो आपको आराम से मोहब्बत से काम करना है। सबसे पहले आपको एफ ऑफ जी 2 निकालना है, जो कि 2 आ गया। इसी तरीके से हम लोग फिर क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ जी 3 निकालेंगे, ठीक है।
तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा f ऑफ G3। अब देखिए आप देखिएगा तो G3 यानी कि G में 3 का इमेज क्या है, तो G में 3 का इमेज 6 है, तो ये कहलाएगा F6, ठीक है। अब आप जाओगे F में 6 का इमेज देखने, तो F में 6 का इमेज क्या है 3, तो ये बन जाएगा 3, ओके। तो अब हम लोग जो शॉर्ट में लिखेंगे कि f ऑफ G क्या होगा, तो f ऑफ G देखो 2 का इमेज 2, तो लिखाएगा 2 2, ठीक है, और 3 का इमेज 3, तो ये आपका लिखाएगा 3 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए है। तो कुछ बच्चों ने आंसर नंबर बी क्लिक किया जो कि बिल्कुल गलत है। और क्यों किया, तो सिंपल सा बात है कि वो एफ ऑफ जी में क्या किए, सब 5 और 6 को लेके चल दिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आपको जी से स्टार्ट करना है, 2 और 3 को लेके चलना है। अब हम इसको बता रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, इतना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से देखो। अब एफ ऑफ जी लिखने का तरीका देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको जी देखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। फर्स्ट में किसको देखना है, फर्स्ट में हमको जी को देखना है और सेकंड में हमको एफ को देखना है, ठीक है। तो जी से स्टार्ट करो। तो ये तो हो गया पूरा डिटेल तरीका, लेकिन शॉर्ट में आप चूंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको जो है इसमें कोई एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आप जी से स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे देखिए सबसे पहले जी में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे बोलेंगे 2 का 5, फिर जाएंगे एफ में, चूंकि फर्स्ट आपको जी में देखना है फिर एफ में, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 की 5, फिर वहां जाओ 5 की 2, तो क्या हो गया 2 2 हो गया पहला, ठीक है। सेकंड फिर 3 से स्टार्ट कीजिए, तो देखिए 3, तो 3 की 6, पहले जी में देखना है, ठीक, पहले जी में देख लिए, 3 की 6, फिर एफ में गए तो एक्स में क्या है 6 का 3, तो 3 का 6 और वहां पे 6 का 3, तो ये 3 3 आंसर आ गया। बहुत जल्दी आप एफ ऑफ जी इस तरीके से निकाल लीजिएगा और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो, अब जी ऑफ एफ निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा, इसी तरीके से आप जी ऑफ एफ निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी ऑफ एफ, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट कीजिए। तो जी ऑफ एफ में पहला कौन होगा, तो बाद वाला पहला होता है, पहले एफ को देखेंगे फिर जी को देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग पहले जी को बाद में एफ को। हाँ, तो आपको हमेशा याद रखिएगा कैसे चलना होता है, आपको चलना होता है राइट टू लेफ्ट, मतलब आपका जो दायां तरफ है उससे आपको बायां तरफ चलना पड़ता है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, ठीक है, सीधा नहीं चलना। कुछ बच्चे ऐसे चलते हैं डायरेक्टली, पहले जी में फिर एफ में, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू कीजिए, जैसे एफ से स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले एफ आ रहा है, तो एफ का एंट्री क्या है 5, चलो 5 को ले लो। फिर देखो 5 की 2, ठीक है, अब उसमें जाइए 2 की 5, 5 का 2, 2 का 5, यानी 5 का क्या बन गया 5 बन गया, ठीक है। फिर दूसरा इमेज क्या है, दूसरा एलिमेंट क्या है 6, तो 6 को लीजिए। यहाँ देखिए 6 का 3 और यहाँ पे 3 का 6, तो 6 का 6 आ गया। तो यहाँ पे 5 5 और 6 6 करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है और काफी फास्ट हो जाएगा, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो मुश्किल चीज नहीं है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कंपोजिशन सीखना चाहिए क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है, तो यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्या है जी, कॉस इनवर्स -x। देखिए कॉस इनवर्स -x, तो ये तो आपको पता है कि सिंपल एक प्रॉपर्टी है, पाई कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है। मतलब माइनस जो है ना आपको साइन में, टैन में निकलता है और कॉसेक में निकलता है, बाकी में पाई माइनस में निकलता है इनवर्स के केस में, ये आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। 4 नंबर देखो क्या बोलता है, इवेलुएट tan इनवर्स -4, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स x, ये क्या होता है, ये x होता है फॉर ऑल रियल, कुछ भी रहे x ही आएगा। मतलब सिंपली tan इनवर्स अगर मैच कर गया तो आपका x बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स मैच कर रहा है तो -4 आपका बाहर निकल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका -4 होगा, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, 5 नंबर बोलता है द मैट्रिक्स, ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है। ये कैसा मैट्रिक्स है, तो देखो अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले आप देखो कि ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। आपको पहला ऑप्शन दिया है स्केलर नहीं होता, ठीक है। तो सारा चीज आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। अगर मैं स्केलर की बात करूं तो स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि आपको जब स्केलर मैट्रिक्स लिखते हो तो डायगोनल में आप सेम एलिमेंट लेते हैं। जैसे देखो A 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, याद रखिएगा, इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, ओके, और सब में सेम एलिमेंट है, तो ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। तो इस तरह तो ये है नहीं, तो स्केलर नहीं है, डायगोनल भी नहीं है, क्योंकि डायगोनल में सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं है बल्कि उसके उल्टा बैकवर्ड डायगोनल में है, ठीक है।
तो ये बैकवर्ड डायगोनल कहलाता है। तो इसमें नहीं, आपको ऐसे एलिमेंट होना चाहिए था, तो डायगोनल भी नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें सारे ही एलिमेंट जो सिर्फ डायगोनल के हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। ये सारा डेफिनेशन आपको पता रहेगा तो आपको करने में इजी होगा। तो ये यूनिट है, तो ये यूनिट भी गलत है। अब है ये स्क्वायर, तो ये सही है क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। बाकी ये डायगोनल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डायगोनल बनने से नहीं होता है, डायगोनल तब बनेगा जब वो प्रिंसिपल डायगोनल होगा तब, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। फिर क्या बोलता है कि यहाँ पे a का वैल्यू 0 1 1 0 है, तो a स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप a स्क्वायर निकालिएगा तो आप मोहब्बत से ऐसे कर सकते हैं a इंटू ए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप पहले a लिखोगे, क्या होगा, ये 0 1 1 0, ठीक है। फिर आप इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 0, फिर इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 0, ये आपका 0 आ गया, सॉरी 0 0 1 आ रहा है ना, यस, ये आपका 1 आ गया। फिर आपका यहाँ देखो 0 और ये आपका 0 हो गया, फिर आपका ये 1 और 0, ये आपका 0 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 1 और 0, आपका 1 आ गया। तो ये आपको देखो आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ये डी नंबर करेक्ट होगा कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा देखिए एक प्रॉपर्टी से भी बनता है, प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है ना वो क्या है, वो आपका बैकवर्ड डायगोनल में आप देख रहे हैं ना। तो जब भी इस तरह का हो तो एक रिजल्ट है, मैं वो बता देता हूँ जाके, आपको कोई बड़ा क्वेश्चन भी आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो देखो क्या होता है कि मान लो कि ए मेरे पास में ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरह का मेरे पास मैट्रिक्स है ए, जिसमें कि सिर्फ जो है आपका प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है 1, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से 0 0 0 0 1 0, ठीक है, बीच में कुछ एलिमेंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका 0 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 0। तो ये अब काफ़ी बड़ा भी हो सकता है ना, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मान लो ये n क्रॉस n ऑर्डर का ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल क्या है, जिसमें सिर्फ जो है बैकवर्ड डायगोनल में एलिमेंट है 1 1 1, बाकी सारे ही 0 हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, बड़ा मैट्रिक्स। याद रखिएगा कि इस बड़े मैट्रिक्स के लिए अगर आपको निकालना है a का पावर डायरेक्ट n, ठीक है, तो a का पावर अगर आप n निकालेंगे तो ये आपको आइडेंटिटी मिलेगा, ये आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। कब मिलेगा, ठीक है, आइगन मिलेगा कह सकते हो, जब n आपका इवेन होगा। मतलब हम ऐसा मैट्रिक्स में a का पावर स्क्वायर करें, a का पावर 4 करें, a का पावर 6 करें, कुछ भी पावर करेंगे, इवेन पावर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका n ऑड होता है, n मेरा क्या होता है, अगर ऑड होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, an आपको a ही मिलेगा वापस। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है जो बड़े से बड़े मैट्रिक्स में काम करता है। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज़ हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे अगर आप देखिएगा तो क्योंकि आप a स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है, तो a स्क्वायर में 2 क्या है, 2 आपका एक इवेन है, इवेन वैल्यू है, तो a स्क्वायर से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो आइडेंटिटी हमको मिल रहा है, ठीक है, I2 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो ये आपको काम करेगा। अगर आपको यहाँ पे पूछा था कि A3 क्या होगा, तो डायरेक्टली आप a लिख सकते थे कि a मिलेगा, यानी ये जो मैट्रिक्स सेम दिख रहा है ये वाला मिलता, ठीक है। तो A4 पूछेगा तो फिर से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये इवेन पावर जितना भी होगा A2 A4 A6 उसमें आपको आइडेंटिटी मिलेगा, और ऑड पावर में आपको वही मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। ना सिर्फ इस तरह का मैट्रिक्स बल्कि इस तरह का कोई भी बड़ा से बड़ा मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल बैकवर्ड डायगोनल में 1 1 1 होगा, तो आपको वहाँ पे इसी रिजल्ट से काम कर लेना है, ठीक है। तो आपका फास्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 7 नंबर है, बोलता है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो 2 और -1 पहले हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पता है आपको, 2 × -1, ठीक है। पहले हम लोग एज ए प्रिंसिपल डायगोनल लेते हैं, ठीक है, ये। फिर हम लोग क्या करेंगे, बीच में लेंगे माइनस, ओके। फिर हम लोग ये जो नॉन प्रिंसिपल वैल्यू है ये वाला, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 × 4, तो -5 × 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ रहा है, इधर आपका प्लस हो जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आपको 18 आ रहा है, सो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोलता है कि x to 18x ये आपका इसके बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखो बहुत से बच्चों ने मिस्टेक ये किया कि देख लिया कि भाई ये दोनों मैच कर रहा है, 18 और 2 मैच कर रहा है आपस में, ठीक है। तो x के प्लेस में क्या बच गया, 6 बच गया, तो वनली इन्होंने 6 लिख दिया, और इस तरीके से इनका मिस्टेक हो गया। देखो ऐसा मैट्रिक्स में होता है, अगर ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का होता ऐसा लिखा हुआ रहता x to
18x, ठीक है, इक्वल टू 6 to 18 6 ऐसा लिखा रहता है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या होता है, हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है। तो इस केस में आप x को 6 कर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के केस में आपको ऐसा नहीं, उसमें होल वैल्यू लेना पड़ता है। तो होल वैल्यू अगर हम लेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 18 टू क्या बन जाएगा 36, इक्वल टू, इधर देखो 36 माइनस 36, तो ये इधर आपका 0 हो गया। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर क्या आ जा रहा है 36, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा तो वो आपको मॉड वैल्यू में प्लस माइनस 6 मिलेगा, मतलब प्लस भी मिलेगा माइनस भी मिलेगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के लिए ये करेक्ट है, और अगर ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता तब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान दे करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो 9 नंबर में बोलता है डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ये आप लोगों ने करेक्ट किया है, फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है। फिर बोलता है कि ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a। ये सब फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से याद रहना ही चाहिए, ठीक है, बिल्कुल लॉलीपॉप है और काफ़ी बड़ा यूज़ है, तो उसको ध्यान से देखना है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है, फिर देखो यहाँ पे बोलता है सेक्शन बी आ रहा है आपको, ये भी शॉर्ट टाइप है, 2 नंबर का है। बोलता है कि अगर फंक्शन r है और फंक्शन का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, तो एफ ऑफ एफ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये देखो कैसे निकालेंगे, आपको एफ एक्स क्या दिया हुआ है जी, 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 का पावर 1/3 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। मतलब हमको क्या करना है, हमको एफ ऑफ एफ एक्स कैसे लिखना होगा, तो आपके पास में देखो एफ एक्स मौजूद है, एफ एक्स के लिए क्या है, जहाँ पे भी एक्स है, जब आप एफ ऑफ एफ एक्स लिखेंगे ये पूरा, तो आप एक्स को रिप्लेस कर दीजिएगा एफ एक्स से। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स को रिप्लेस करता हूँ एफ एक्स से, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा, 3 माइनस एफ एक्स का पावर होल 3 और पूरा का होल पावर 1/3, ठीक है। तो सिंपली देखो एक्स की जगह पे क्या आ गया, एफ एक्स आ गया अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, वैल्यू डाल दीजिए, ये 3 है माइनस एफ एक्स का क्यूब क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखो यही ना एफ एक्स है, ठीक है। अगर मैं एफ एक्स का वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का पावर 3, इसका पावर होल 1/3, ठीक है। और पूरा पावर आप देखो यहाँ पे एफ एक्स का होल क्यूब है, तो ये फिर 3 होगा, और पूरा पावर क्या आ जाएगा 1/3। ध्यान दीजिएगा ना, हम एफ एक्स का वैल्यू उठा करके डाले हैं, तो जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पे ये पूरा वैल्यू उठा कर डालिए, ठीक है। तो ऊपर पावर 3 रहेगा, ये 3 आपस में कट जाएगा, और 1/3 सबसे बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बच रहा है, आपको अंदर में बच रहा है 3, ये पूरा पावर हट गया, तो बचेगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा का पावर 1/3, 3 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो फाइनली वैल्यू आ रहा है हमारा यहाँ पे x का पावर 3 का पावर 1/3 यानी x, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारा, एफ ऑफ एक्स आ गया हमारा x, यानी कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आपको पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स x आता है तो वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट है, जनरली आइडेंटिटी फंक्शन का ही क्वेश्चन आता है। आप अक्सर एग्जाम में देखिएगा, अगर एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है तो वहाँ पे एक्स आंसर आता है, बट आप करके देखेंगे, और जैसे मैंने किया है, कुछ करना नहीं है, वैल्यू बस आपको पुटअप करना है ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा पावर का यूज़ किया गया है। तो जैसे जैसे पावर लिया गया है पूरा सेम टू सेम आप लीजिएगा, और जो पहले से है उसको आप लगाइएगा, जो कैंसिल होगा, जो बचेगा उसको आराम से एक्सपेंड कीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आराम से देखिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 12 नंबर है, इवालुएट करने के लिए बोलता है tan इनवर्स √3 माइनस दिस। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स √3 क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं जी, tan π/3, π/3 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, ओके, ये हो गया माइनस। यहाँ पे देखो सेक इनवर्स माइनस है, अगर मैं माइनस को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, π/2 माइनस, सॉरी पाई माइनस होता है ना, माफ कीजिएगा, क्या होता है जी, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप सेक इनवर्स माइनस एक्स में माइनस को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम किए हैं। अब देखो यहाँ से आपका tan इनवर्स tan मैच करके π/3 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे पाई बचेगा, ठीक है, और
इसको आप लोग उतार लीजिएगा, हटा देते हैं ना, चलो ठीक है। और क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस सेक इनवर्स 2 क्या होगा, तो आपको पता है कि सेक में 2 का वैल्यू कब आता है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। कितना होता है जी, आपको पता है सेक 60 डिग्री, पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो सेक पाई बाई 3 लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पाई बाई 3 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3, ओके, माइनस पाई। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई बाई 3 आएगा आपका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3। ठीक है जी, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आराम से आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर बोलता है कि आपको ये सेक्शन सी में बोल रहा है कि आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है 2 0 1 2 1 3 ये, तो आपको बोलता है ये पूरा अब वैल्यू को फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं इन वैल्यूज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए अच्छे से, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, और ये सब काम आप पहले से कर चुके हैं तो मुझको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा, बिल्कुल आराम से ये काम आपको करना है। ठीक है, जैसे देखें हम लोग कैसे करेंगे, हमारा गिवन है क्वेश्चन नंबर ये कितना था हमारा सेक्शन सी का, देख लो कौन सा क्वेश्चन है ये, यस 13 नंबर है ना, चलिए ठीक है 13 नंबर यहाँ पे कर देते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। 13 नंबर ओके, क्या गिवन दिया हुआ है आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 और आपका 1 -1 0। ठीक है, 1 -1 0, जो टर्म्स हमको चाहिए हम निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे क्या, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए इंटू ए होगा। ठीक है, यानी हमको इसी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, इसी को आप से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। ठीक है जी, अब देखो अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आता है, तो ये सब हम लोग बहुत अच्छे से किए हुए हैं और ये सब आपको बार बार बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या वैल्यू आएगा करके देख लीजिए, तो यहाँ पे आएगा देखो 2 2 जा 4 0 और 1, तो ये देखो 5 आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 0 0 -1 आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 0 0 तो 2 आ रहा है। ठीक है, पहला रो मिल गया हम लोगों को। अब चलिए सेकंड रो में जाइए, तो 2 1 3 का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 4 4 2 6 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 0 1 और -3 तो -2 मिलेगा। यहाँ पे देखो आपका 2 और 3 5 और ये 0 तो आपको 5 मिलेगा, तो ये आपको सेकंड कॉलम मिल गया। ठीक है, सेकंड रो मिल गया। थर्ड रो निकालिए, तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और -2 0 और 0, ये आपका 0 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 0 -1 एंड इट इज 0, तो -1 आ रहा है। और फिर आप इसमें देखोगे तो 1 और -3 -2 एंड इट इज 0, तो ये आपको फाइनली -2 आ रहा है। तो हमको ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। ठीक है, और क्या चाहिए, तो और हम लोगों को यहाँ पे चाहिए कितना चाहिए था, यस 5a चाहिए था ना, तो 5a का वैल्यू निकाल लीजिए। 5a का वैल्यू क्या आएगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, a में सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 10 0 5 10 5 15, सब में आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका 5a का वैल्यू आ गया। ठीक है, एंड और क्या चाहिए, 6 इंटू चाहिए आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, तो आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आइडेंटिटी। इसमें हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो सारा ही एलिमेंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अब चलो हमको निकालना क्या है, फाइनली तो वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू निकालिए, देयरफॉर हमको निकालना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी, इसका वैल्यू निकालना है जी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ये पूरा वैल्यू लिख लिया पहले, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका -5 है, तो -5 भी कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0, ये हो गया। ठीक है, प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी, तो ये हमारा हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब ये वैल्यू जो भी हम लोगों का आया है, ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को बस फाइनली सम अप कर देना है, ठीक है। तो करिए मोहब्बत से, हो जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए। तो देखो 5 और -10 और +6, तो 5 + 6 11 -10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 0 और 0, तो यहाँ -1 आ रहा है। या आप देखोगे 2 0 और आपका यहाँ पे 2 और -5 -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड हम लोगों का आ जाएगा 9 -10, तो -1 -2 -5 -7 और +6, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ रहा है। फिर हमारा 5 -5 -10 आ रहा है, ओके। फिर यहाँ पे आपका 0 -5 और 0, तो -5 आ रहा है, ओके। फिर यहाँ पे आपका -1 और +5 4 बन रहा है। फिर यहाँ पे मेरा -2 और +6 आपका 4 बन रहा है। तो ये आपका देखो फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से कीजिएगा तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद क्या था, अच्छा इसके बाद देखो क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, बोलता है कि आप ए और बी का वैल्यू बताइए अगर ये जो फंक्शन है, तो यहाँ पे इंग्लिश में मिस कर दिया है। देखो हिंदी में लिखा है कि फंक्शन क्या है, संतत यानी कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू बताइए, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल है, आप पहले से जानते होगे कैसे करना होता है इसको। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इजी है। और देखो ये सारा चीज़ हम बात कर चुके हैं, हाँ, डिफ्रेंशिएशन वगैरह आप अच्छे से पढ़ चुके हो, कंटिन्यूटी वगैरह जानते हो, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपका काफ़ी फास्ट बनेगा। चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे जो चेंज करने वाला वैल्यू है वो या तो 2 है या तो 10 है, तो दोनों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एट x = 2। 2 पे आप पहले क्या निकालिएगा, LH लिमिट निकालिएगा, ठीक है। LH लिमिट क्या होता है जी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 - fx, ओके। तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कहाँ पे है, ऊपर वाले में है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। फिर आप निकालोगे क्या, RH लिमिट निकालोगे। RH लिमिट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अब लिमिट x टेंडिंग टू 2 + fx। तो 2 से बड़ा कहाँ पे है, बीच वाले में है, तो यहाँ पे 2 पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2a + b आ गया, ठीक है। ax + b में x के प्लेस पे 2 डाल दिए, क्लियर हो गया। अच्छा, फंक्शन एट 2, फंक्शन एट 2 क्या है, तो 2 भी ऊपर में ही है तो 5 होगा, ठीक है। तो चलिए ये तो 2 पे हो गया। अब 10 पे भी चेक कर लेते हैं। तो अब निकालो आप एट x = 10। 10 पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो LH लिमिट क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 10 - fx, ओके। तो 10 से छोटा, तो 10 से छोटा कहाँ पे है, तो ये देखो यहाँ पे है, तो इसमें 10 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10a + b हो जाएगा, ठीक है जी। RH लिमिट निकालिए, RH लिमिट निकालिएगा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 10 + fx, ओके। 10 प्लस यानी 10 से बड़ा पे देखो यहाँ पे नीचे वाला में 21 दिया हुआ है, ओके। अच्छा, f एट 10, तो 10 पे इक्वल जो है वो नीचे में ही है, तो यहाँ पे भी 21 मिल जाएगा, ओके। तो अब देखो, अब चूंकि दोनों पे चाहे 2 पे हो चाहे 10 पे हो, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे क्या, सिंस fx इज कंटिन्यूअस, fx क्या है, कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2 पे भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, और आपका x = 10 पे भी कंटिन्यूअस है, दोनों पे कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, सिंपली तीनों वैल्यू बराबर होता है, LHL RHL और ये, ठीक है। तो ये दोनों तो आपका सेम है, तो यानी सिंपली ये हो गया कि जो 2a + b है वो भी मेरा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इक्वेशन 1, ठीक है। और नीचे से देखोगे तो आपका ये दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में सेम होना चाहिए, यानी 10a + b क्या होना चाहिए, ये 21 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको 2 इक्वेशन मिल गया ना, a और b का। अब आपको इसको मोहब्बत से सोल्व करना है और a और b फाइंड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, माइनस कर दीजिए बिल्कुल प्यार से, तो b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा -8a, यहाँ पे हो जाएगा -16, ठीक है। तो यहाँ से आपका a हो जाएगा -16/-8 यानी 2 हो जा रहा है। अब a का वैल्यू 2 अगर मैं किसी में पुट करता हूँ तो b क्या आ जाएगा, तो b आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना इजीली आ गया, तो a 2 हो गया, b 1 हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपको पूछ रहा था, तो बिल्कुल ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली काफ़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन सी बच रहा है हमारा लास्ट, तो काफ़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, और एक आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं जिसको सोल्व करके आपको XYZ निकालना है। तो ये सब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके ये 16 नंबर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, तो काफ़ी इजीली ये भी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को कैसे करने वाले हैं, ठीक है।
यहाँ पे सिंपली dy बाई डी एक्स आपको पूछा है, तो x और y दिया हुआ है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, सिंपली आप ऐसे कर लीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे गिवन है क्या है, x इज इक्वल टू 2at², ठीक है, और y इज इक्वल टू 80 का पावर 4। अब देखो दोनों चूंकि t का फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप सिंपली दोनों का डिफ्रेंशिएशन कीजिए अलग अलग t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dt निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये 2a आपका कांस्टेंट रहेगा और t² का क्या हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा, जैसे कि x² का 2x होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4at। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई dt निकालेंगे, ओके, dy बाई dt। तो dy बाई dt क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है और t का पावर 4 का हो जाएगा 4t3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4at³। अब देखो काफ़ी इजी है निकालना, आप हम लिख सकते हैं ना dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ठीक है। अब देखो dy बाई dt मेरा क्या आ गया, 4at³ आ गया और ये आपका है 4at। तो 4a कैंसिल हो गया और आपका फाइनली जो आंसर बच रहा है वो t² है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने आपको ये सारा कुछ बताया हुआ है। एक बार आप उसको अच्छे से देख लेंगे चैप्टर को, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर है। ये आपको बोलता है कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इसको सोल्व कीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग 12 बोर्ड का बात करें तो आपको ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का आता है कि आपको ऐसा कोई 3 इक्वेशन दे देगा और आपको उसको सोल्व करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको चैप्टर में काफ़ी अच्छे से किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन यहीं पे कर देता हूँ मैं। हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, लेट a इज इक्वल टू, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जैसे पहला इक्वेशन में 3 - 2 3, ठीक है, तो ये पहला रो में लेंगे। दूसरा रो का कोएफिशिएंट है 2 1 -1, तो इसको हम लोग लेंगे 2 1 और -1, ठीक है। तीसरा रो का कोएफिशिएंट है 4 - 3 और 2, 4 - 3 और 2। तो सिंपली क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है ना, उस इक्वेशन में से आपको कोएफिशिएंट निकाल लेना है। यानी x का क्या कोएफिशिएंट है, तो 3 है, y का क्या है -2 है, z का क्या है 3 है, तो पहला रो में आएगा 3 - 2 3। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पे b क्या लेते हैं, तो हम लोग b लेते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका मैट्रिक्स 8 1 और 4, ठीक है, 8 1 और 4 ऐसे ले लेंगे। और हम लोग क्या लेंगे, और हम लोग लेंगे एक x लेंगे, ठीक है। x क्या होगा, ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स होगा, x y और z, ठीक है, ऐसा ये हम ले लेंगे। देन हम क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं, देन गिवन इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस्ड इन फॉर्म, ठीक है। मतलब जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये पूरा 3 इक्वेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, ax इक्वल टू b, ठीक है। और डेफिनेटली आप a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, और b से जब इक्वेट करेंगे तो पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं चैप्टर में, नया चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, a के सारे एलिमेंट का हमको फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, चूँकि हमको a इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ से जो x है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a इन्वर्स b, ठीक है। और ये कब होता है, जब मेरा a इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। और a इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब ये नॉन सिंगुलर हो। तो पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है। तो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, तो काफ़ी जल्दी निकल जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 पहला ही रो से कर लेते हैं, 3 हो गया, ये 2 और -3, 2 और -3 हो गया, ठीक है। फिर माइनस प्लस 2 लेंगे, तो -2 का माइनर क्या आ जाएगा, 4 और +4, तो 4 और +4 आ रहा है, ठीक है। फिर +3 लेंगे, इसका माइनर क्या आएगा, तो -6 एंड -4, -6 एंड -4, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रहा है देख लो, ये -1 तो -3 बन रहा है, यहाँ पे आपका 4 4 8 2 16 बन रहा है, ठीक है ये। और ये मेरा बन रहा है -10 और 3, तो -30 बन रहा है, ओके। तो -33 + 16 यानी आपको -17 यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो ये चूंकि नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर क्या होगा, a इन्वर्स मेरा एग्जिस्ट करेगा। और अगर a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि हम x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, अब क्या करना होता है, इसके बाद हम लोग a का इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसका सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ
अब चलिए निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो निकालिए। ये सारा कुछ आप बहुत अच्छे से किए हैं ना, तो इसलिए नया चीज़ नहीं है आपके लिए। मैट्रिक्स अच्छे से आप देख लो। ठीक है, मैं कोफैक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप मिला लेना कि आपका क्या क्या आया था। ओके, तो A11 क्या आएगा जी, तो ये सिंपली हमारा M11 के बराबर होता है, तो ये आपका आ जाएगा -1। ठीक है, इसी तरीके से A12 ये क्या होता है, ये -M12 के इक्वल होता है। और यहाँ पे -M12 क्या है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। आप जा करके चैप्टर देख लेंगे तो माइनर कोफैक्टर ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये आपका होता है -10 आ जाएगा। ओके, A21 सेकेंड रो का स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका -M21 होगा। ओके, और इसका वैल्यू आ जाएगा -5। फिर आपका A22 ये आपका प्लस में होगा M22 के इक्वल में, इसका वैल्यू आ जाएगा -6। A23 इसका वैल्यू -M23 के बराबर होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1। ठीक है, थर्ड रो का शुरू कीजिए। A31 ये होगा आपका प्लस में M31 के बराबर होगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। A32 इसका वैल्यू M32 के इक्वल होगा। ओके, माइनस में, तो इसका वैल्यू जो है आपका वो 9 आता है। ओके, क्लियर है। अच्छा, फिर आपका हो जाएगा A33 लास्टली, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका प्लस में M33 के इक्वल, और ये हमारा क्या आएगा, ये मेरा 7 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो सारा कोफैक्टर आपको मिल गया है। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, तो सिंपली मोहब्बत से क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, जो हमको मिला है उसको हम कॉलम में लिखेंगे, पहला रो को। जैसे -1 -8 -10, इसको आप पहला कॉलम में लीजिएगा, -1 -8 -10। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड बनेगा आपका -5 -6 और 1, और थर्ड बनेगा 1 9 और 7। ठीक है, इस तरीके से काम करना है, बिल्कुल आराम से कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों का A31 है, ये -1 होना चाहिए, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलो सारा वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से हमको A इन्वर्स कैसे निकलता है, तो A इन्वर्स क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A। ठीक है, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या आया है, -17 आया है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, और एडजॉइंट A को यहाँ पे लाके डाल दीजिए, -1 -5 -1 -8 -6 9 एंड -10 1 एंड 7। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारा हमको A इन्वर्स मिल गया। देयरफॉर अब फाइनली हमको क्या करना होता है, तो फाइनली क्या होता है, X इक्वल टू होता है A इन्वर्स इंटू B। ठीक है, A इन्वर्स को पहले लिखिए, -1/17। A इन्वर्स मेरा क्या आ गया, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 एंड 7। ठीक है, इंटू B से मल्टीप्लाई कीजिए इसको। B का वैल्यू क्या है हमारे पास में, तो B देखो कांस्टेंट मैट्रिक्स था। ठीक है, क्या था B, 8 1 और 4 था। ठीक है ना, 8 1 और 4। चलिए मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, तो इसको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1/17, ये तो बाहर में कांस्टेंट है। चलिए अब देखिए, -1 × 8 -1 -8 -5 × 1 -5 और -4, पहला वैल्यू ये मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, तो माइनस सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो -64 -6 और +36। ठीक है, थर्ड को कीजिए तो -80 +1 और +2 7 4 जा 28। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है। अब इसको आप थोड़ा सा देख लो। अच्छा, यहाँ पे x का मतलब क्या है, तो x का मतलब है कॉलम मैट्रिक्स x y और z। ठीक है, ये। और इधर क्या वैल्यू आ रहा है हमारा, तो इधर में देखो मेरा वैल्यू आ रहा है 8 5 13 और 4 -17। ओके, फिर ये आपका हो जाएगा -30 और -64, तो ये हम लोगों का हो जा रहा है -34 होगा ना। ठीक है, -34, यस। फिर ये देखो -80 और +29, तो ये मेरा बचेगा -51। ठीक है जी, ये। अच्छा, आगे में क्या है, आगे में आपका -1/17 है, इसको रहने दीजिए। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो 1/17 है, जिसको सबसे हम डिवाइड करेंगे, चूंकि अंदर में मैट्रिक्स है, तो हर एक एलिमेंट को आप 17 से डिवाइड करो, और माइनस भी है, तो फाइनली जो है माइनस माइनस कैंसिल होकर ये 1 बचेगा। ये 17 2 जा 34 और ये 17 3 जा 51। ठीक है, तो बड़ा ही स्मूथ आंसर आया यहाँ पे। आप देख सकते हो x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्या आया है मेरे को
2 आया है और जेड का वैल्यू मेरा को क्या आया 3 आया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, और काफ़ी जल्दी आप इस तरीके से निकाल लेंगे। अच्छा, ये 1 2 3 को आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि ये सही आंसर है कि नहीं है। आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुटअप करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप पहला इक्वेशन को देखो, ठीक है, अगर मैं 1 2 3 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा 3, x के जगह पे 1 रखे, y की जगह पे 2 रखेंगे तो 4, और z की जगह पे 3 रखेंगे तो 9। ठीक है, तो 9 और 3 12 माइनस 4 8 आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए सेटिस्फाई करेगा, हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से बनाना था। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। और ये तो फिर सारे रेल के क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से रिवीजन करना है। और फाइनली यही बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ठीक है, जो हम एनसीईआरटी का आपको लेक्चर दे रहे हैं 1 by 1, तो सारा एनसीईआरटी आप कवर करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका 12 बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा, और जो 12 के बाद हमको कॉम्पिटिशन देना है वो भी डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा टेस्ट, और आप लोगों ने ऐसे ही दिया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक करना है। ठीक है, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रखिए, और डेफिनेटली इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।